सुप्रभात। मैं पुनः आपका इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि मैं द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करवा रही हूँ और इसमें अपना टॉपिक चल रहा है विषय आधारित अधिगम का आकलन, जिसमें हमने पहले पढ़ा था प्रोजेक्ट और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रदर्शन। प्रदर्शन को इंग्लिश में परफॉर्मेंस भी कहते हैं। ये शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें जो शिक्षक होता है प्रयोग के माध्यम से या प्रदर्शन के माध्यम से किसी परिघटना, किसी तथ्य, किसी कार्य, किसी संरचना को समझाता है। ये जो शिक्षण की विधि होती है यह बड़ी सरल तथा स्वाभाविक विधि होती है। इसमें शिक्षक तथा छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं और जो छात्र होते हैं वह इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं और सीखते हैं, यानी कि वह प्रत्यक्ष देखते हैं और सुनते हैं। तो जो उनका अधिगम होता है वह स्थायी होता है और उच्च स्तर का माना जाता है। इसके कारण कक्षा का जो वातावरण है वह रुचिकर हो जाता है, समुचित हो जाता है और यह समुचन जो छात्रों के सर्वांगीण विकास की ओर उन्हें पथ प्रदर्शित करता है। यानी कि इसमें किसी भी परिघटना प्रक्रिया को अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है, हाव भाव के साथ में समझाया जा सकता है, श्रव्य दृश्य सामग्री के साथ में समझाया जा सकता है। यहाँ तक कि चार्ट कार्ड मॉडल का भी प्रयोग ले सकते हैं ताकि जो बच्चे अधिगम करते हैं वह क्रियाशील होकर करते हैं। इसमें मूर्त से अमूर्त की तरफ शिक्षण कार्य किया जाता है, यानी जो चीज़ें हमारे समक्ष नहीं है फिर भी हम सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यानी कक्षा का जो वातावरण ऐसा निर्मित कर दिया जाता है कि हम मूर्त दिखता नहीं है फिर भी हम उसको अनुभव करने लगते हैं। अतः यह छात्रों को जिज्ञासु प्रवृत्ति बनाए रखती है और कारण के अंत तक जाने के लिए बाध्य करती है। तो यह बड़ी प्रभावी विधि है, रुचिकर विधि है, जो मूर्त से अमूर्त की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें ले जाती है। तो शिक्षक जो होता है आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग करता है। शिक्षक केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं देता, जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो छात्र है वो पुस्तकीय ज्ञान से उब जाते हैं। पढ़ते पढ़ते उनके दिमाग में वो देखते हैं उसको और शिक्षक की व्याख्या को भी सुनते हैं, लेकिन वह लॉन्ग टाइम के लिए उस चीज़ को अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि सुनते हैं और निकालते हैं और कक्षा से बाहर जाके उनके माइंड से सब कुछ हट जाता है, डिलीट हो जाता है, स्किप हो जाता है। लेकिन जो प्रदर्शन करके जो शिक्षक पढ़ाता है या प्रयोग करके जो शिक्षक पढ़ाता है तो उसका दूरगामी परिणाम निकलता है। वह इस चीज़ को जो छात्र है वह इस चीज़ को नहीं भूलते कि हाँ हमारे शिक्षक ने ऐसा किया था और अंत में यह रिज़ल्ट निकला था, तो वह इस चीज़ को नहीं भूलते हैं। तो जो शिक्षक होता है वह विषय वस्तु से संबंधित उनको प्रश्न भी पूछता है और जो छात्र होते हैं वो शिक्षक का अवलोकन करते हैं और जो परिणाम जो आते हैं प्रयोग के द्वारा जो परिणाम होते हैं उनको वह निकालते हैं कि यह सर ने यह प्रयोग करके हमें समझाया था, उसका परिणाम यह हुआ। तो इस चीज़ को वह कभी नहीं भूलते हैं। यानी कि छात्र तथा शिक्षक दोनों क्या रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। और शिक्षक बहुत सारे यानी कि चार्ट कार्ड मैं पहले ही बता चुकी हूँ, चार्ट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं और विज्ञान के लिए खासकर यह विधि जो है बहुत उपयोगी है। विज्ञान के जो शिक्षक है वह अधिकतर प्रयोग या प्रदर्शन विधि का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि जैसे एक छात्र है या एक शिक्षक के द्वारा जब छात्रों के समक्ष एक खाली बीकर होता है, उसमें पेंसिल डाला जाता है, जैसे कांच की बोतल में पेंसिल डाली गई, तो वो उनको दिखेगा कि ये पेंसिल कैसे दिख रही है, तो वो वैसे बोलेंगे कि ये उस बीकर के अंदर सीधी लंबवत खड़ी हुई है। लेकिन उसी बीकर में हम पानी डाल देंगे और फिर वापस उन बच्चों को बताएंगे कि अब भी आपको कैसी लग रही है, अपवर्तन का नियम समझाना है तो वो बच्चे यही बोलेंगे कि ये पेंसिल थोड़ी टेढ़ी लग रही है। तो टेढ़ी किस कारण लग रही है, तो बच्चे सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं कि आखिर सर हमें पढ़ाना क्या चाहते हैं, ये टेढ़ी कैसे हो गई। तो एक समस्या उनके समक्ष खड़ी हो जाती है। तो यह बच्चों को जागरूक रखती है, क्रियाशील रखती है। तो यह जो प्रदर्शन विधि है यह शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ या उपयुक्त विधि मानी जाती है। अब इस जो ये विधि है इसके सोपान क्या क्या है वह मैं आपको बताऊंगी
कि सोपान में सबसे प्रथम आता है शिक्षक द्वारा पाठ की तैयारी। यानी कि जो शिक्षक है, अगर वह जिस विषय वस्तु को पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए उसको तैयारी करनी पड़ेगी। एक दिन पूर्व लेसन प्लान बना लें। लेसन प्लान में क्या क्या उसको इस प्रयोग के लिए, प्रदर्शन के लिए क्या क्या उसको सामग्री चाहिए, क्या क्या उपकरण चाहिए, तो वह उनको क्रमबद्ध और व्यवस्थित रख ले। इसके अलावा जो प्रकरण है उसके संबंध में क्या क्या विषय वस्तुएं चाहिए, क्या क्या उसको सूचनाएं देनी है, क्या क्या उस तथ्य से संबंधित ज्ञान देना है, तो वो सारे स्रोतों को एकत्रित कर ले। इसके अलावा क्या क्या उसको प्रश्न पूछने हैं। जो 40 मिनट की कक्षा होगी उसके अंतर्गत इस प्रकरण से संबंधित क्या क्या उनको अबोध के प्रश्न पूछने हैं, बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं, तो उनकी एक रूपरेखा बना ले। इसके अलावा एक दिन पूर्व ही उसको प्रयोग करके, स्वयं प्रयोग करके देखना है, ताकि प्रयोग सही कक्षा में 40 मिनट की कक्षा या 50 मिनट की कक्षा में वह प्रयोग सफलतापूर्वक हो जाए, कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो हर चीज़ को वह क्रमबद्ध करके अपने दैनिक लेसन प्लान में लिखेगा और सामानों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित जमाएगा। तो जब वो कक्षा में पहुंचेगा तो बिना समय नष्ट किए हुए वह शीघ्रता से और सफलतापूर्वक अपने प्रयोग को कर सकेगा। अन्यथा वह सामान को इधर उधर ढूंढने में ही रह जाएगा और जो कक्षा की अवधि होगी वह समाप्त हो जाएगी। तो समय की बचत करने के लिए और कम समय में छात्र को अधिक से अधिक ज्ञान देने के लिए शिक्षक द्वारा पाठ की तैयारी होना बहुत आवश्यक है। शिक्षक के द्वारा पाठ की पूरी योजना होगी, तैयारी होगी, तो वह उस नियमित क्लास में, उस संक्षिप्त क्लास में वह छात्रों को अधिगम करवा पाएगा और विषय वस्तु की जानकारी पहुंचा पाएगा। आगे आता है समस्या प्रस्तुत करने के लिए। समस्या प्रस्तुत करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, यह तो छात्रों के समक्ष अपने जीवन से संबंधित कुछ उदाहरण दीजिए, या जो पत्र होते हैं, पत्र पत्रिकाएं होती है, उनके संबंध में कुछ आर्टिकल वगैरह, कुछ तथ्य दीजिए। इसके अलावा यह तो कुछ प्रश्न कर सकते हैं। अब शिक्षक के स्वयं के लाइफ के भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम, अगर गुरुत्वाकर्षण क्या है इसकी जानकारी अगर शिक्षक देना चाहता है अपने छात्रों को, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत उसको वो करना है, प्रयोग करना है कि देखो बच्चों, मैंने ये चीज़ उछाली है, मैं ऊपर फेंकूंगी तो ये चीज़ कहाँ गिरेगी। तो छात्र यही बोलेंगे कि ये ऊपर से पृथ्वी की ओर आ रही है। फिर दूसरा उदाहरण दीजिए कि देखो मैंने ये पेन फेंका है, यह कहाँ से, यह कहाँ गिरेगा। तो छात्र इसका भी उत्तर यही देंगे कि यह ऊपर से नीचे की ओर गिरा। तो फिर अंत में आपका प्रश्न यही बनना चाहिए कि बच्चों ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिर रहा है। तो बच्चे होंगे, जो छात्र होंगे, वो सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे, यानी कि 5th क्लास या 4th क्लास के बच्चे कि आखिर ये ऊपर से नीचे ही क्यों आ रहा है, क्या कारण है। तो यहाँ बच्चों के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जो विषय वस्तु है गुरुत्वाकर्षण, तो वह इस पद में अपने समस्या पैदा करे कि हाँ, बच्चे उस विषय वस्तु को सुनने के लिए, सिद्धांतों को ग्रहण करने के लिए बाध्य हो जाए। तो इस पद में अपने बच्चों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से या किसी आर्टिकल के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या प्रयोग के माध्यम से या किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को समस्या देनी है, यानी कि विषय वस्तु के संबंध में ज्ञान लेने के लिए उनको प्रेरित करना है या बाध्य करना है। ठीक है, आगे आता है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि जैसे विज्ञान में अधिकतर प्रयोग प्रदर्शन का कार्य ही होता है, तो जो प्रयोग जो शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है वह अनावश्यक बड़े नहीं हो, वरना बच्चों में ऊब आ जाएगी कि वो 40 मिनट की कक्षा खत्म हो गई तभी वह शिक्षक प्रयोग ही कर रहा है, तो बच्चे अधिगम नहीं कर पाएंगे और जो अगले दिन वापस वो कार्य शुरू होगा तो बच्चों में रुचि नहीं रहेगी। तो यही चाहिए कि 40 से 50 मिनट की कक्षा में जो विषय वस्तु जो पढ़ाना चाहता है वह कार्य शीघ्रता के साथ में सुविधापूर्वक और व्यवस्थित हो जाए।
तो शिक्षण प्रक्रिया में ऐसा होना चाहिए कि इसमें जो शिक्षक का व्यवहार है वह भी अच्छा होना चाहिए बच्चों के प्रति, कि उनमें अंतःक्रिया हो सके। इसके अलावा जो शिक्षक है उसकी वाणी में भी उचित आरोह अवरोह हो। जैसे हिंदी के जो शिक्षक होते हैं वीर रस की कविता पढ़ा रहे हैं, वीर रस की कविता पढ़ाते समय उनका जो हाव भाव प्रदर्शन भी वीरता की तरफ होना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, खूब चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से उनके हाव भाव भी वैसे ही होने चाहिए। आवाज़ में भी उचित आरोह अवरोह होना चाहिए। विज्ञान के जो शिक्षक हैं उनको वह भी उनका जो प्रयोग जो कर रहे हैं तो कंटेंट सही हो, वह उस समय सुविधा के अनुसार उपलब्ध हो जाए और उनमें तारतम्यता या क्रमबद्धता बन जाए। जैसे पोटेशियम परगमेंट से ऑक्सीजन बनाने की विधि को प्रदर्शित कर रहे हैं तो उस समय वो सारी चीज़ें यथा व्यवस्थित मिल जाए और वो प्रयोग सफल हो जाए। तो ये आता है शिक्षण की प्रक्रिया में, यानी कि जो प्रस्तावना की गई उसका प्रस्तुतिकरण व्यवस्थित तरीके से हो जाए, जिसमें छात्र और जो शिक्षक होते हैं उनमें उचित इंटरेक्शन चले, प्रश्नोत्तर हो और विषय से संबंधित प्रश्न भी उनसे पूछे जाएं, यानी बोध प्रश्न भी उनसे पूछे जाएं। ठीक है, इस शिक्षण प्रक्रिया के दौरान यह होना चाहिए। फिर आता है समस्या समाधान के लिए प्रयोग। आखिर ये प्रयोग क्यों किया गया? किसी समस्या को समाधान करने के लिए किया गया, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को बताने के लिए हमने प्रयोग किया था। हमने सारी चीज़ें ऊपर से नीचे उछाली थी, तो इसका समाधान क्या है? यानी कि जो गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी, पहले उनका ही ध्यान गया था कि पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है या हर चीज़ अपनी ओर आकर्षित करती है, तो अपने न्यूटन महोदय ने कहा था कि पृथ्वी ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की हर चीज़ें, हर वस्तु अपने को आकर्षित करती है, हर वस्तु आकर्षित करती है। यानी कि दो कणों के बीच आकर्षण बल होता है, यानी कि दो कणों के बीच में कौन करता है? आकर्षण बल कार्य करता है, और यह आकर्षण बल उन कणों की सहत्यों के गुणनफल का समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का। तो यह गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत, हम यही नियम बताना चाहते हैं, तो यही नियम की जानकारी इसमें आनी चाहिए। यानी कि समस्या के समाधान के लिए जो प्रयोग किया था उसका समाधान होना चाहिए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम होना चाहिए उन बच्चों को कि दो कणों के बीच क्या लगता है? दो कणों के बीच आकर्षण बल होता है, दो कणों के बीच आकर्षण बल एक दूसरे को खींचता है और यह आकर्षण बल उन कणों की सहत्यों के गुणनफल का समानुपाती तथा दोनों कणों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि क्या हो गया? यह हम नियम पढ़ाना चाहते थे और इस नियम की जानकारी इस पद में उन बच्चों को मिल ही जानी चाहिए। ठीक है, आगे आता है श्याम पट्ट का उपयोग। श्याम पट्ट का उपयोग यानी कि बच्चों को जो कठिन शब्द है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहे हैं, तो शिक्षक को सरल रूप में वहाँ लिखने चाहिए ताकि वह श्याम पट्ट पे देख के बच्चे उतार सके अपनी कॉपी में। इसके अलावा श्याम पट्ट पे रूपरेखा होनी चाहिए, डायग्राम होने चाहिए, फ्लो चार्ट होने चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण साधन है श्याम पट्ट। श्याम पट्ट के बिना एक शिक्षक अधूरा रहता है, तो श्याम पट्ट का उचित उपयोग होना चाहिए। श्याम पट्ट का प्रदर्शन में उचित उपयोग, जो वह भाव देना चाहता है, जो वो सिद्धांत देना चाहता है, जो नियम बताना चाहता है, तो इन नियमों को वह लिखना चाहिए, सिद्धांतों को वह श्याम पट्ट पे लिखे और अपने बच्चों से इसमें बोले कि इस जो पद में आएगा कि श्याम पट्ट का लिखी हुई विषय वस्तु को आप अपनी नोटबुक पे उतारो। तो इस पद के लिए वह तैयार हो जाएगा, वह अपने छात्रों का निरीक्षण करेगा और जो गुरुत्वाकर्षण का जो संक्षेप में हमने सिद्धांत दिया था कि दो कणों के बीच आकर्षण बल लगता है, यानी कि आकर्षण बल के कारण पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है ना। इन आकर्षण बल के कारण उन कणों की सहतियों के गुणनफल का समानुपाती तथा उन
के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उन कणों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो हम गुरुत्वाकर्षण का नियम दे रहे हैं। तो वह सार संक्षेप में बच्चे लिखें, कहाँ से, श्यामपट्ट पे से वह अपनी नोट पुस्तिका में लिखे, नकल करें। ठीक है, ये तो हो गया सोपान जो प्रदर्शन विधि में काम आता है। अब आते हैं इसके गुण क्या है, इस प्रदर्शन विधि के गुण क्या है, बेनिफिट क्या है। तो सर्वप्रथम होता है मानसिक विकास। मानसिक विकास कैसे हुआ, क्योंकि जो बच्चे हैं वह देख रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, मस्तिष्क में उतार रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो मस्तिष्क की सारी गतिविधियाँ क्रियाशील हो रही है। वो बच्चे क्रियाशील हो रहे हैं, जानने के लिए उत्सुक है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है क्या। तो उनकी मस्तिष्क में तर्क चिंतन होगा और इसके कारण प्रदर्शन के माध्यम से मानसिक विकास, जैसे हिंदी में है, जैसे हम झांसी की रानी के शौर्य, वीरता की कहानी सुना रहे हैं, तो वीरता जो हम कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये सारे गुण किस में आ रहे हैं, ये सारे गुण हम बच्चों में डेवलप कराना चाहते हैं। तो बच्चों में भी वह भाव विकसित होगा, किसके माध्यम से, मानसिक शक्तियों के माध्यम से। वह बच्चे भी जीवन में उनका अनुसरण करेंगे, झांसी की रानी का अनुसरण करना चाहेंगे। तो ये सारी मानसिक शक्तियों के माध्यम से ही संभव है। आगे आता है स्पष्ट व स्थायी ज्ञान। प्रदर्शन के द्वारा जो ज्ञान रहता है वह स्पष्ट रहता है, स्थायी रहता है, क्योंकि बच्चे क्रियाशील रहते हैं, बच्चों की इंद्रियां क्रियाशील रहती है, वह हर चीज़ को अपने समक्ष देखते हैं, यानी कि मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। तो ऐसा वातावरण उनके समक्ष निर्मित हो जाता है कि वह उसमें ही इन्वॉल्व हो गए हैं। तो जो उनको ज्ञान मिलता है वह स्पष्ट तथा स्थायी ज्ञान मिलता है। लेकिन अगर पुस्तकों के माध्यम से ही एक शिक्षक व्याख्या देगा तो बच्चों में नीरसता रहेगी, ज़बरदस्ती ठूस देने वाली रहेगी। बच्चे सुनेंगे लेकिन उनके अंतर्गत वह भाव जागृत नहीं हो पाएगा। तो प्रदर्शन के माध्यम से ही यह भाव क्या होता है, उनको स्थायी, उनके भाव जो जागृत होते हैं वो क्रियाशील होते हैं और स्थायी ज्ञान मिलता है। सक्रिय वातावरण, यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील रहेंगे तो वातावरण में रोचकता आ जाएगी, वातावरण सरल हो जाएगा, वातावरण मनोरंजन पूर्वक हो जाएगा। सक्रिय वातावरण होके शिक्षक भी प्रभावी ढंग से अपना प्रदर्शन कर पाएगा और छात्र भी अधिगम अच्छी तरह से, सरल तरीके से, सुबोध्य तरीके से कर पाएंगे। आगे आता है अध्यापक कार्य में सहायक, यानी कि जो कठिन वस्तु होती है बच्चे रट्टम रट्टा करते हैं पर बच्चे नहीं समझ पाते वह कि आखिर है क्या है। जैसे विज्ञान में, जीव विज्ञान में, रसायन विज्ञान में बच्चों को माइंड से उतर जाता है, लेकिन अगर बच्चे के सामने अगर शिक्षक प्रयोग करके बताएगा तो बच्चे अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अपना जो मूल्यांकन देंगे, यानी कि लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा देंगे, तो वह मतलब देखे हुए और सीखे हुए ज्ञान को अच्छी तरह से लिख पाएंगे। और जो शिक्षक जो पहले पुस्तकीय ज्ञान का सहारा ले रहा था, पुस्तकों के माध्यम से व्याख्या कर रहा था, तो इस कार्य से ज़्यादा सफलपूर्वक वह प्रदर्शन में रहता है। तो अध्यापक के कार्य में एक सहायता मिल जाएगी, वो कठिन वस्तु को बच्चों की तरफ या बच्चों के प्रति अधिगम करवाने में उसको सफलता मिल जाएगी। तो यह अध्यापक के कार्य में भी सफलता देगी प्रदर्शन। आगे आता है बचत का साधन, यानी कि जो पहले शिक्षक बार बार उसको विषय पाठ्य सामग्री के माध्यम से पढ़ा रहा था, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ा रहा था, नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा था, तो भी बच्चों के समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन शिक्षक ने जब यह टेक्निक लगाई प्रयोग के माध्यम से, तो बच्चे फटाफट उस ज्ञान को उन्होंने अर्जन कर लिया, यानी गुरुत्वाकर्षण को उन्होंने समझ लिया। तो क्या हो गया, समय की बचत हो गई और वह ज्ञान उन बच्चों को प्राप्त हो गया। तो आज इतना ही, वापस मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।